व्यापार युद्ध बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाजार कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? खैर, यहाँ एक उदाहरण है कि ये व्यापार युद्ध कैसे होते हैं। आप कभी भी वास्तव में ये नहीं कह सकते कि ये कैसे खेलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारक होते हैं। हमें यह समझना होगा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बहुत जटिल है और हाँ, आप वहाँ कुछ तोड़ सकते हैं और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आप इसे कह सकते हैं इसके परोक्ष प्रभाव। लेकिन ये पूरी तरह से अनुमान है और ये एक उत्तम निजी उदाहरण है। और मैंने शुरुआत से ही कहा है कि एक आर्थिक नीति के रूप में मुझे लगता है कि ये टैरिफ भयानक है। एक बातचीत के उपकरण के रूप में मुझे लगता है कि ये शानदार है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बातचीत के उपकरण के रूप में भी यह बाजार में बहुत सारी अनिश्चितता पैदा करता है। अब आप ट्रंप टैरिफ और डोज के सबसे बड़े प्रशंसक हो सकते हैं, जी, और यह बहुत अच्छा है, यह शानदार है। लेकिन आप इन टैरिफ की वास्तविकता को नकार नहीं सकते। टैरिफ, भले ही आप सोचें कि मध्यावधि या दीर्घावधि में ये एक शुद्ध लाभ होंगे, जहां तक अमेरिका में विनिर्माण को वापस लाने, वेतन बढ़ाने, चीन पर हमारी निर्भरता को कम करने आदि का सवाल है। अगर ये दीर्घकाल में ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। मेरी एक अलग राय है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि तात्कालिक रूप में क्या होता है। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि बाजार क्या सोचता है। और यह स्पष्ट है कि बाजार क्या सोचता है इन टैरिफ के बारे में। खैर, चलो इसे देखते हैं। जैक डेनियल्स बनाने वाली कंपनी कहती है कि कनाडा अमेरिका से शराब हटा रहा है, शेल्फ से शराब हटा ली गई। तो यह उन शायद अनजाने परिणामों में से एक है, परोक्ष प्रभाव, जो मुझे नहीं पता था। ये मेरे बिंगो कार्ड पे नहीं था। तो यहाँ जो हो रहा है वह ये है कि अमेरिका टैरिफ की घोषणा कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैरिफ उचित नहीं है या कि ये इस समय के लिए इसे रोक देगा। ये बस अभी ऐसा ही है। चलो बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ये उस दुनिया के बारे में नहीं है जिसे हम चाहते हैं। ये उस दुनिया का विश्लेषण करने के बारे में है जो हमारे पास है। तो ये जॉर्ज गैमन के लिए बिंगो कार्ड पर नहीं था, जहां ट्रंप टैरिफ की घोषणा करते हैं और अचानक ये सभी कनाडाई दुकानों को नाराज कर देता है, मान लीजिए, और वे सचमुच अपने निचले स्तर पर नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, बस ट्रंप को एक इशारा देने के लिए। यही यहां हो रहा है। तो वे कहते हैं, ठीक है ट्रंप, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? लानत है तुमको। हम अमेरिका में उत्पादित सभी इन उत्पादों को हटा देने के लिए तैयार हैं शेल्फ से। ये इसलिए नहीं है कि हमें इसके लिए टैरिफ चुकाना पड़ रहा है या नहीं। इस पर सोचो। ट्रंप के टैरिफ आयात के लिए है, कनाडा को जाने वाले निर्यात के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा कारण है कि वे जैक डेनियल्स या वो एक्स वाइज अमेरिकी शराब बेचने के लिए हतोत्साहित हैं, है ना? वे बस इसका जवाब दे रहे हैं और फिर आज से ये शायद उनके निचले स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहां बहुत से लोग हैं जो विशेष रूप से जैक डेनियल्स चाहते हैं। और आप यहां इस साइन पर देख सकते हैं अमेरिका के जवाब में, कनाडाई सामान पर टैरिफ, अमेरिका में उत्पादित उत्पाद अब उपलब्ध नहीं है। ये चला गया। वैकल्पिक विकल्प की तलाश में है, तो हमारी टीम से ओंटारियो और कनाडा में बने उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में पूछें। तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे, नहीं, मैं ओंटारियो में बनी विस्की नहीं चाहता, मैं आगे बढ़कर कहीं और जाऊंगा या मैं टकीला या कुछ ऐसा पी लूंगा। लेकिन यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत नहीं है, या वह निर्माता जो ये कर रहा है, वे बस सामूहिक रूप से एक साथ आ रहे हैं। और फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि वे सही हैं या गलत, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। और यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें अब विचार करना है। और यह इस अलग थलग उदाहरण के बारे में नहीं है। ये कारण नहीं है कि मैं इसे वीडियो में उठा रहा हूं। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं ताकि हम सभी समझ सकें कि आगे बढ़ते हुए हमें नहीं पता कि यह कैसे होगा। जैसे आप उम्मीद करते हैं कि यह इस तरह से होगा, लेकिन हमें नहीं पता। दिन के अंत में कोई निश्चितताएं नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। और हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ये टैरिफ लागू होते हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये सच में होगा। 2018 से थोड़ा अलग है, क्योंकि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि स्टील पर 1% या 2% का टैरिफ है या जो भी था। जब आप बस एक सामान्य रूप से 25% का टैरिफ लगाते हैं, फिर से मान लेते हैं कि वे यही लागू करते हैं, तो निर्माता इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मार्जिन इतने बड़े नहीं होते। और यह भी मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक राजनीतिक हो गया है। यह बहुत अधिक स्पष्ट और खुला है। और यह न कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, मान लीजिए।
फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि कनाडाई शराब की दुकानें जैक डेनियल्स का शो ले रही हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आगे बढ़ते हुए हमें समझना होगा कि बहुत कुछ होने वाला है। ऐसी चीजें होती हैं जो अभी हमारे बिंगो कार्ड पर नहीं हैं। मान लेते हैं कि ये चीजें सच होती हैं। अब भले ही वे ऐसा ना करें, फिर भी बहुत कुछ है। आगे पीछे हो रहा है और आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, और हम इस पे थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। अगर ये जारी रहा तो ये बाजारों को बाधित करने वाला है। फिर से आप सोच सकते हैं कि टैरिफ सबसे बेहतरीन चीज है जो कभी हुई है, लेकिन दिन के अंत में ये मायने नहीं रखता कि आप क्या सोचते हैं। बाजार क्या सोचता है, यह हमारे पोर्टफोलियो की स्थिति के मामले में महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं। जैक डेनियल्स के निर्माता ब्राउन, फॉरमन के सीईओ लॉसन, व्हाइटिंग, चलो मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि हमारे पास हरा शेयर काम कर रहा है। हाँ, हम करते हैं। इस पर वापस आते हैं। बुधवार को कहा कनाडाई प्रांतों ने अमेरिकी शराब को अलमारियों से हटाना टैरिफ से भी बुरा था और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए करों के प्रति एक असमान प्रतिक्रिया थी। मैं असमान हूं। मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में आपके लिए यह तय करना है कि क्या असमान है। उनके अनुसार यह असमान नहीं था, और दिन के अंत में वे ही हैं जो यह चुन सकते हैं कि आपकी चीजें बेची जाएं या नहीं। फिर से वो कहता है, यह टैरिफ से भी बुरा है। ये सचमुच आपकी बिक्री को छीन रहा है और हमारी उत्पादों को अलमारियों से पूरी तरह हटा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी यह देखेगी कि मेक्सिको में क्या होता है, जो कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 की बिक्री का 7% बनाता है। शराब निर्माता ने अपनी वार्षिक भविष्यवाणी की पुष्टि करने पर कंपनी के शेयर लगभग 8% बढ़ गए, जिसमें टैरिफ के प्रभाव को ध्यान में रखा गया। यह उनके शेयर की कीमत को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन सीईओ इससे उत्साहित नहीं है। चलो जीरो हेज पर चलते हैं, क्योंकि वहां कुछ लेख हैं जो इस व्यापार युद्ध के बढ़ने का संदर्भ देते हैं, जो वास्तव में इस बात को उजागर करता है कि मैं यहां अनिश्चितता के संदर्भ में क्या कहना चाहता हूं। और ऐसा है, हर सुबह जब मैं उठता हूं तो और अधिक व्यापार या टैरिफ की खबरें होती हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि जैसे मैं इसे भी फॉलो नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए, अभी मेरा मतलब है मैं हर दिन इस चीज में गहरा डूबा हुआ हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि हम कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ के मामले में कहां हैं। जैसे मुझे पता है कि उसने इसकी घोषणा की और फिर उसने कहा वे 1 महीने के लिए रुकने जा रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब है, जैसे इस लेख या शीर्षक को पढ़ो, व्हाइट हाउस ने कनाडा मेक्सिको स्वचालित टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि हमने 2 हफ्ते पहले सभी टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया था। तो क्या ये पिछले महीने के ऊपर एक और महीना है? और क्या ये सिर्फ आप जानते हैं ऐसा है? मैं इसे सब ट्रैक पर नहीं रख सकता, और अगर मैं इसे सब ट्रैक पर नहीं रख सकता तो बाजार इसके बारे में क्या सोचता है, इसका क्या? मेरा मतलब है, ये वास्तव में कई कई स्तरों पर काफी पागल है जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। और वैसे मुझे लगा कि जस्टिन ट्रूडो बाहर हो गए हैं। जैसे ये आदमी अभी भी यूरोप क्यों जा रहा है यूक्रेन या जेलेंस्की के बारे में बात करने के लिए? वह अभी भी कनाडा का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है? मुझे लगा कि वह खत्म हो गया है, जब हमें इससे काफी हो गया है। तो ऐसा लगता है बस चले जाओ भगवान के लिए। हे भगवान, कोई भी इस तुम्हें यहां नहीं चाहता। जैसे तुम्हारी पार्टी भी तुम्हें यहां नहीं चाहती दोस्त। बस भगवान के लिए सूरज के ढलने की ओर चल दो। हम सबके लिए एक एहसान करो। कलाकारी पर वापस आते हैं। ओह, यह 2019 की तस्वीर है, लेकिन वह अभी भी कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि मैं ये जानता हूं। वो जेलेंस्की के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद लंदन में था और वह वहां मैक्रों के साथ था, और जैसे बाकी सभी, वह कुछ लोगों के लिए एक बीटा ऑन ऑर्बिटर की तरह है, जैसे कि हॉट लड़की। अगर आप लोग रोलो की चीजें या रिच कूपर की चीजें फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वह उन बीटा पुरुषों में से एक है जो बस इस हॉट लड़की के चारों ओर घूमते हैं, बस सपने देखते हुए कि वह उन्हें थोड़ा समय देगी। वह जैसे वैश्विक अभिजात वर्ग विश्व आर्थिक मंच के लिए एक बीटा ऑर्बिटर या कैरोलिन ईदा लेविट का एक उदाहरण है। हम किसी भी ऑटोमोबाइल पर 1 महीने की छूट देने जा रहे हैं जो यूएसएमसीए के तहत आ रहे हैं। जहां तक इस व्यापार समझौते का सवाल है, जो कनाडा और मेक्सिको के साथ ट्रंप के पहले कार्यकाल में बातचीत की गई थी, प्रतिकारी टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। मैं मान लूंगा कि यह कनाडा के अनुसार है, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि वे उन पर देरी नहीं करेंगे? और मेरा मतलब है, ये बस पागलपन है। ये पागलपन है। नीचे नोट किया गया है, यह घोषणा प्रशासन के अधिकारियों के मंगलवार को फोर्ड, जीएम और स्टेलेंटिस के प्रमुखों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद आई।
तो बुनियादी तौर पर वे जो कर रहे हैं वह ये है कि वे ट्रंप से मिल रहे हैं और कह रहे हैं, यार मुझे नहीं पता कि क्या तुमने इस पर अभी तक विचार किया है। जैसे पीठ पर थपकी देने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे हम सभी बयानों की सराहना करते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं और आप अमेरिका में विनिर्माण वापस लाना चाहते हैं और आप हमारी मदद करना चाहते हैं चीन और जापान और इन सभी अन्य कार निर्माताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के हमारे प्रयास में हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा के साथ ये टैरिफ लगाते हैं तो मैं मानता हूं कि इसका कारण यह है कि उनके कई हिस्से कनाडा से आते हैं। आप नहीं समझते कि अल्पावधि में क्या होने वाला है और हम यह अनुमान लगाएंगे कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पसंद आएगा। मुझे लगता है कि वे कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। क्या वह चर्च में ट्रंप के साथ आने का पल था? शायद, शायद, शायद। मेरा मतलब है, आपको खुद से ये पूछना होगा, अगर टैरिफ शुरू से ही इतने अद्भुत थे, तो फोर्ड, जीएम और स्टेलेंटिस ट्रंप के पास क्यों जा रहे हैं और कह रहे हैं, नहीं, टैरिफ मत लगाओ? मेरा मतलब है, अगर वे वास्तव में उनकी मदद कर रहे होते, तो जाहिर है कि वे इसके पक्ष में होते। और अगर टैरिफ इतने अच्छे हैं, तो हम उन्हें क्यों रोक रहे हैं? फिर से, शायद, शायद ये बस एक बातचीत की रणनीति है। तो ट्रंप ने ट्रूडो पर यह आरोप भी लगाया कि वह सत्ता में बने रहने के लिए टैरिफ मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहां राजनीति कैसे काम करती है, इसीलिए शायद मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे बस यह समझ में नहीं आता कि वह अभी भी यहाँ क्यों घूम रहा है। वो मुझे ये नहीं बता सका। मुझे लगता है कि ये ट्रंप के अनुसार है। वो मुझे ये नहीं बता सका कि कनाडाई चुनाव कब हो रहा है, जिससे मैं जिज्ञासु हो गया। हाँ, ये हम दोनों के लिए सही है, यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप भी मेरी ही स्थिति में है। वो सोच रहा है, मैं इस ट्रूडो आदमी से अभी भी बात क्यों कर रहा हूँ? जैसे, निकल जा दोस्त। तब मुझे एहसास हुआ कि वह इस मुद्दे का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए कर रहा था। शायद। तो वहां सेट्सलुट ने स्पष्ट किया 25% टैरिफ होने वाले हैं। ये संख्या के रूप में मध्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह मामले में मध्य है। यूएसएमसीए ने सुझाव दिया कि देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत शामिल वस्तुओं को अलग टैरिफ उपचार मिलेगा। मेरा मतलब है, कौन रख सकता है? आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। आपको पता है क्या पागलपन है? क्योंकि मैं सुन रहा था। मैं एक शानदार बातचीत कर रहा था और कीथ वीनर जो कह रहा था उसे सुन रहा था। कीथ एक बेहद स्मार्ट आदमी है जो बस अगले कुछ महीनों के लिए अपनी कंपनी मॉनेटरी मेटल्स के साथ इस चैनल को स्पॉन्सर कर रहा है। मैं आपको उनके बारे में भविष्य के वीडियो में और बताऊंगा। लेकिन वह इस बारे में बात कर रहा था कि ट्रंप के पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में अंतिम दौर के टैरिफ कैसे थे, कि कैसे 57,000 कटौती के लिए उस अनुरोध थे जो अन्य देशों से नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए थे और कैसे वे उनमें से कुछ कटौतियां दे रहे थे, लेकिन आपको 37,000 में से गुजरना होगा। और आपको क्या लगता है कि राहत किसे मिल रही है? या वे लोग हैं जो बड़े दानदाता हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को वहां पहुंचने में मदद की, आप जानते हैं, राष्ट्रपति पद के मामले में। या तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसा कुछ है, या बुनियादी तौर पर राजनीतिक एहसान। और मैं समझता हूं वह डोज और सब कुछ के साथ कुछ शानदार काम कर रहा है। लेकिन अंत में जब आप संघीय सरकार का नियंत्रण ले रहे हैं और इसे इस हद तक बढ़ा रहे हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि कुछ एहसान होंगे और इससे आर्थिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। मेरा मतलब है, चलो याद करते हैं कि हमने टैरिफ को शुरू में क्यों हटाया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने शायद इस पर शोध नहीं किया है। तो यह सच है कि आयकर से पहले हमने संघीय सरकार को टैरिफ के माध्यम से वित्त पोषित किया। लेकिन इसका कारण क्या है? उस समय मैं ये नहीं कह रहा कि यह एक अच्छा विचार था। मैं आपको बस इसका तर्क दे रहा हूं। जनता का टैरिफ से आयकर की ओर जाने के लिए इतना अडिग होने का कारण यह था कि केंद्रीय सरकार में उन टैरिफ के कारण जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ था, वह था क्योंकि वे हर साल बदलते रहते थे। और फिर आपके पास सभी लॉबिस्ट होंगे, आपके पास सभी विशेष समूह आएंगे और वे कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, कि कैसे डीसी और इसलिए उस समय की बहुत सी आर्थिक नीतियां। जहां तक इन टैरिफ का सवाल है, वास्तव में इसका समाज के लिए कोई शुद्ध लाभ से कोई संबंध नहीं था। ये था, या जो उचित था वह नैतिक रूप से सही था। यह अधिकतर बस था दलदल, बस दलदल। आप जानते हैं मैं कैसे चुनाव जीतूंगा, मैं शक्ति कैसे हासिल करूंगा, और फिर मैं एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन का कौन सा एहसान चुका रहा हूं। तो हमें बस ये समझना होगा, यही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिर से होगा। हमें ये समझना होगा कि यही कारण है कि हम टैरिफ से दूर चले गए
और इसमें एक मजबूत मजबूत संभावना है कि अगर आपको टैरिफ मिलते हैं खासकर इस स्तर पर, तो उम्मीद है कि हमें ये नहीं मिलेंगे। उम्मीद है ये एक बेहतरीन बातचीत का उपकरण है। लेकिन अगर इन्हें लागू किया गया तो भगवान की कसम, डोज को सभी अतिरिक्त संघीय सरकार के लिए संतुलन बनाने के लिए बहुत कुछ काटना पड़ेगा और मूल रूप से एहसानों का आपस में लेन देन होगा, जो कि मूल रूप से विजेताओं और हारने वालों को चुनने के परिणाम स्वरूप होगा। तो कनाडा ने अमेरिका का जवाब दिया। टैरिफ्स की घोषणा करते हुए विभिन्न अमेरिकी सामानों पर प्रारंभिक 30 बिलियन का अधिभार लगाया गया। सामानों, संतरे के रस से लेकर मोटरसाइकिलों तक। योजना यह है कि यदि अमेरिकी सरकार कनाडा में प्रवेश करती है तो 3 सप्ताह बाद 125 अरब डॉलर के अतिरिक्त कनाडाई सामान पर 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। टैरिफ लागू है। मेरा मतलब है ये बस एक बेमतलब की लड़ाई है, बस एक दूसरे को जवाब देना आगे पीछे। दिन के अंत में मैंने कल सवाल पूछा, क्या यह वास्तव में आर्थिक नीति के बारे में है या यह अहंकार के बारे में है? और मैं समझता हूं कि दर्शकों का एक बड़ा प्रतिशत है जो सुपर ट्रंप के पक्ष में है और सुपर सुपर टैरिफ के पक्ष में है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग टैरिफ के लिए सकारात्मक तर्कों को जानते हैं। मुझे यह दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस तथ्य पर विचार करें कि कोई समाधान नहीं है, केवल व्यापारिक समझौते हैं। और कुल मिलाकर हाँ, टैरिफ फायदेमंद हो सकते हैं। ये मेरी राय नहीं है, लेकिन मान लिया जाए, मुझे लगता है कि इसके लिए एक अच्छा तर्क है। लेकिन आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि यहाँ व्यापारिक समझौते हैं। आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि यहाँ लागतें हैं। ये सिर्फ फायदे नहीं है और आपको एक सही विश्लेषण करने के लिए उन संभावित लागतों के बारे में जागरूक होना चाहिए। अमेरिका की प्रतिक्रिया में टैरिफ के बारे में ट्रूडो ने कहा कि उन्हें संदेह है कि फेंटेनाइल मुद्दा है और इसके बजाय वे सुझाव देते हैं कि ट्रंप इन्हें कनाडाई अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अंत में हमारे पास एक फेंटेनाइल समस्या है। ये सिर्फ एक कारण के लिए विशेष नहीं है, है ना? हमारे पास फेंटेनाइल की समस्या केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यह सीमा पार आ रहा है। हमारे पास एक फेंटेनाइल समस्या भी है क्योंकि लोग इसे इस्तेमाल करने का चुनाव कर रहे हैं। अगर कोई फेंटेनाइल का उपयोग करने का चुनाव नहीं करता तो हमारे पास फेंटेनाइल की समस्या नहीं होती, यह सीमा पार नहीं आ रहा होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फेंटेनाइल के उपयोग के लिए सारी जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकों पर ही है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ दोष देखने तो लगाना होगा और कुछ जिम्मेदारी उन लोगों पर भी है जो वास्तव में इस ड्रग का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपको हत्या की कुछ जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर डालनी होगी जिसने वास्तव में बंदूक की ट्रिगर दबाई, न कि केवल इस पर कि बंदूक उनके लिए उपलब्ध थी। अगर ये चीजें सच में होती हैं तो इसके कई अनपेक्षित परिणाम होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रभाव होंगे। ऐसी चीजें होंगी जो सामने आएंगी जिन्हें कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर सका। और भले ही ये सिर्फ एक बातचीत की रणनीति हो, आपको समझना होगा कि बाजार उन्हें नकारात्मक मानता है। भले ही आप सोचते हो कि वे कुल मिलाकर बहुत सकारात्मक हैं। और आप से यहां देख सकते हैं, डॉव लगभग 500 अंक ऊपर है, नास्डैक लगभग 1.46% ऊपर है और बॉन्ड यील्ड्स को देखिए। ये सच है, सीरम बॉन्ड आज बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि ऐसी खबरें आई कि आप जानते हैं, जहां ये टैरिफ देरी से लागू हो रहे हैं, जहां ये हमारी सोच से कम कठोर हो सकते हैं। और जब भी आपको खबर मिलती है कि टैरिफ कम हो सकते हैं या उन्हें लागू नहीं किया जा सकता या वे देरी से लागू हो रहे हैं, तो बाजार इसका बहुत सकारात्मक तरीके से जवाब देता है। दूसरे शब्दों में कहें, 10 साल की ट्रेजरी में जो बड़ी गिरावट हमने देखी, उसका अधिकांश कारण संभवतः टैरिफ थे। अभी दिन के अंत में ये सब महंगाई और विकास की अपेक्षाओं के बारे में है। लेकिन विकास और महंगाई की अपेक्षाएं क्यों कम हो रही थीं? मुझे लगता है कि यह अंतर्निहित अर्थव्यवस्था के कारण है। लेकिन यह भी इसलिए है क्योंकि जो लोग कर्व के साथ खरीदारी कर रहे हैं, ये बड़े मेगा बैंक, हेज फंड और पेंशन फंड, वे टैरिफ को देख रहे हैं जैसे कि यह हमारे पास पहले से मौजूद अर्थव्यवस्था की समस्याओं को अच्छी दिन और बढ़ा देगा, कम से कम अल्पावधि में। और यही वजह है कि आप 10 साल की ट्रेजरी में बड़ी गिरावट देख रहे हैं और तभी आपको टैरिफ की अपेक्षाओं से थोड़ी राहत मिलती है। फिर आप बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाते हुए देखते हैं और फिर आप ये भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट, S&P 500, डॉव और नास्डैक भी ऊपर जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि आज आप क्रिप्टो को ऊपर जाते हुए देखेंगे। हाँ, बस ऐसा ही। और बिटकॉइन बहुत ऊपर है।
मुझे पता है कि बिटकॉइन रिजर्व के बारे में कुछ और खबरें थीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अधिकांश हिस्सा बस थोड़ा-सा जोखिम लेने की स्थिति में है, क्योंकि आज टैरिफ के कार्यान्वयन के बारे में कम बयानबाज़ी हुई और इसलिए लोगों ने इसे इस तरह लिया, जैसे कि संभावना थोड़ी कम हो गई और वे शायद इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं। इन देरी के कारण जो सच कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान! और आर्थिक डेटा के संदर्भ में, जिसे मैं चर्चा करना चाहता था, यहाँ एक बड़ा मुख्य घटक तेल की कीमत है। अब इस ये ऊपर नहीं था जिसे मैंने सोचा था कि यह होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ थोड़ा अधिक सकारात्मक था और ये अभी भी लगभग 3% नीचे है। तो मुझे पता है कि इस गिरावट का अधिकांश हिस्सा मांग प्रेरित है। यह एक बड़ा लाल झंडा है स्पष्ट कारणों से। लेकिन फिर हम यह देखते हैं, एक बड़ा बदलाव चलिए कहते हैं, उच्च 70 के दशक से आज लगभग 66 पर आ रहा है, शायद इसलिए है क्योंकि ओपेक प्लस अपने उत्पादन कटौती को कम कर रहा है। लेकिन फिर आपको खुद से पूछना होगा, वे और अधिक उत्पादन क्यों कर रहे हैं, है ना? वे उत्पादन कटौती को क्यों कम कर रहे हैं, जो लगभग सभी समय के उच्चतम स्तर पर थे, वे जीएफसी स्तरों पर थे। और इसका कारण यह है कि उन्हें अधिक राजस्व की आवश्यकता है और ये उत्पादन कटौती काम नहीं आई। वे काम क्यों नहीं किए? क्योंकि ज़रूर आप आपूर्ति को कम कर रहे हैं, लेकिन आप यह उसी समय कर रहे हैं जब माँग कम हो रही है और अगर माँग आपूर्ति से अधिक गिरती है, तो कीमत अभी भी गिरती रहेगी और इसलिए वे लगातार, ठीक है, आपूर्ति कटौती, आपूर्ति कटौती, आपूर्ति कटौती करते रहते हैं। इसे 80 से 90 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजस्व प्राप्त कर सकें और अंत में वे कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि समीकरण के माँग पक्ष में गिरावट आ रही है और इसलिए मैं जो राजस्व चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कला अर्थव्यवस्थाएँ इतनी अच्छी नहीं कर रही हैं, हमें बस और अधिक बेचना है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूँ। ये आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं या ऑर्लैंडो में 23 मई को है। 25 तारीख तक पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन इलास, ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी-सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी खरीदते हैं, तो आपको छूट मिल सकती है। क्योंकि जैसे-जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुँचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतज़ार मत करो। अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएँ और अपने टिकट को सी खरीदें और मैं आपको 30 से 25 मई को ऑरलैंडो में मिलूँगा।